So welcome again to the second session of the holding company. तो बेटे पहले सेशन में हमने देखने की कोशिश करी कि होल्डिंग कंपनी क्या है, सब्सिडरी कंपनी क्या है, किस तरीके से उसकी अकाउंटिंग करी जाती है। अब इसी चर्चा को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। सेम क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, अब क्वेश्चन तो आपने लिखा ही हुआ है, अब मैंने इसमें एक छोटा सा चेंज कर दिया। चेंज क्या कर दिया, देखे यहाँ पर मैंने अब ये केस बी लिख दिया। क्या लिख दिया बेटे? केस बी। अब केस बी में मैंने लिख दिया एच लिमिटेड एक्वायर्ड कंट्रोल ऑन, अब मैंने इसको लिख दिया कंट्रोल ऑन 1/7/2018, यानी कि अब की बार हमने कंट्रोल कब एक्वायर करा है? ड्यूरिंग द ईयर पीरियड में कंट्रोल एक्वायर करा है। आइए अब क्या चेंज होगा जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। बेटे क्वेश्चन तो आपने अब ये लिखा ही हुआ है, या क्वेश्चन तो अब देखने की जरूरत है नहीं, मैं इसको मिटा दूं क्या? क्योंकि क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम है, सेम क्वेश्चन में कोई फिगर चेंज नहीं है। 31/3/2019 को, या चलो रहने दो। अब थोड़ी सी मुझे जरा स्पेस चाहिए तो मैं जरा इसको मिटा लेता हूं थोड़ी देर के लिए। आइए जी, हमेशा पहला स्टेप अकाउंटिंग का जो आपका होगा, पहले तो आप डिग्री ऑफ कंट्रोल कंप्यूट करेंगे। डिग्री ऑफ कंट्रोल, डिग्री ऑफ कंट्रोल, डिग्री ऑफ कंट्रोल कंप्यूट करेंगे। उसके लिए आप हमेशा देखेंगे होल्डिंग, पहले तो सब्सिडियरी कंपनी के कितने शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। तो नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी के शेयर 5 लाख डिवाइडेड बाय 100, 5000 शेयर्स हैं, इसमें तो अब कोई डाउट ही नहीं है। हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी, हेल्ड बाय एच लिमिटेड यानी कि होल्डिंग कंपनी। तो एच लिमिटेड के पास 4000 शेयर एंड हेल्ड बाय माइनॉरिटीज, और माइनॉरिटीज के पास कितने शेयर्स हैं सर? 1000 शेयर्स। लो जी, यानी कि सबसे पहला काम तो आपका डिग्री ऑफ कंट्रोल कंप्यूट करने का होना चाहिए। डिग्री ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि सब्सिडियरी कंपनी पर होल्डिंग कंपनी का कितना अधिकार है और माइनॉरिटीज का कितना अधिकार है। अब आगे से आप एक स्टेप और करा करेंगे। सेकंड स्टेप अब आगे से, यानी कि आगे से अब हम जो भी क्वेश्चन करेंगे उसमें सेकंड स्टेप आपका क्या होगा, इसको मैं लिखूंगा एनालिसिस ऑफ, एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग पीरियड ऑफ, अकाउंटिंग पीरियड ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी के अकाउंटिंग पीरियड को एनालाइज करना। सब्सिडियरी कंपनी के अकाउंटिंग पीरियड को एनालाइज करने से भी हमारा क्या मतलब है, ध्यान से सुने। सब्सिडियरी कंपनी के अकाउंटिंग पीरियड को एनालाइज करने से मतलब क्या है? पहले तो सब्सिडियरी कंपनी के अकाउंटिंग पीरियड की एंड की डेट देखिए। सब्सिडियरी कंपनी का अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है 31/3/2019 को। सब्सिडियरी कंपनी का अकाउंटिंग पीरियड ओपन हो रहा है 1/4/2018 को। मैं आपको कह ही चुका हूं कि ये जो पीरियड है बिगनिंग से लेके एंड तक, हम सिंप्लिसिटी के लिए इसको बोलेंगे ड्यूरिंग द ईयर पीरियड, ड्यूरिंग द ईयर पीरियड, ड्यूरिंग द ईयर पीरियड, ये ड्यूरिंग द ईयर पीरियड है। आराम से डेट ऑफ कंट्रोल को देखें। डेट ऑफ कंट्रोल मैंने अब लिखा दी है 17, मान लेते हैं 17 की डेट कहीं यहां पर आ रही है। 1/7/2018 को आपने कंट्रोल एक्वायर करा, दिस इज डेट ऑफ कंट्रोल, दिस इज योर डेट ऑफ कंट्रोल। इसका मतलब ये हो गया कि सब्सिडियरी कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर के पीरियड में जितने भी प्रॉफिट कमाए थे
पिछली बार तो वो सारे पोस्ट के प्रॉफिट थे, लेकिन अब की बार ये सारे पोस्ट के प्रॉफिट नहीं माने जाएंगे, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर के पीरियड में से पहले 3 महीने का पीरियड अब की बार प्री है। अब की बार पहले 3 महीने का पीरियड प्री एक्विजिशन पीरियड है, और बाद के 9 महीने का पीरियड जो है वो पोस्ट पीरियड है। इसका मतलब ये हो गया, जब भी हम बीच में कभी भी कंट्रोल एक्वायर करेंगे, यानी कि अकाउंटिंग ईयर के बीच में, अब बीच का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली मिडिल में, वो कोई भी डेट हो सकती है। अकाउंटिंग ईयर के बीच का मतलब है, आगे से मैं इसको मिड ईयर परचेज के केस बोलूंगा, चाहे मैं कंट्रोल यहां पर एक्वायर करूं, यहां पर करूं, यहां पर करूं, करेक्ट। तो मिड ईयर परचेज के केस में आपको क्या ख्याल करना होगा, एक तो जो बिगनिंग की डेट को प्रॉफिट है, क्योंकि वो प्रॉफिट तो पिछले साल के, सब्सिडियरी कंपनी के प्रॉफिट जो बिगनिंग की डेट को होंगे, ध्यान से सुने, ये वाले प्रॉफिट जो बिगनिंग की डेट को होंगे, ये तो सारे के सारे प्रॉफिट कैपिटल नेचर के होंगे ही होंगे। बिगनिंग की डेट को जो प्रॉफिट होंगे ये तो कैपिटल नेचर के प्रॉफिट होंगे ही होंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं, क्योंकि ये तो प्रॉफिट पिछले साल के प्रॉफिट है। ऐसे क्वेश्चन में जो ड्यूरिंग द ईयर में, अब जो ड्यूरिंग द ईयर में प्रॉफिट्स कमाए गए, ड्यूरिंग द ईयर के प्रॉफिट में से पहले 3 महीने के प्रॉफिट ये भी कैपिटल नेचर के माने जाएंगे, और केवल ये वाले प्रॉफिट रेवेन्यू नेचर के माने जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना होगा। बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर टू यू? यानी कि ड्यूरिंग द ईयर के केस में क्या डिफरेंस आएगा ये समझ में आना चाहिए। आइए अब हम एनालाइज करना शुरू करते हैं। अब आगे से इतना बड़ा स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, अब हम इस स्टेप को थोड़ा साफ सुथरे अंदाज में लिख लें। क्या मैं इस बैलेंस शीट को मिटा लूं या जरूरत है आपको? चलो जरूरत पड़ेगी तो फिर आइए, स्टेप नंबर 2 में मैंने क्या लिखा, स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 3 में मैंने लिखा एनालिसिस ऑफ ए प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ कोर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। जो हम एनालिसिस करते हैं वो सब्सिडियरी कंपनी के प्रॉफिट्स और रिजर्व्स का ही करते हैं, करेक्ट। तो एनालिसिस करने के लिए आप आराम से पहले तो इस तरह से एक लाइन खींचो, अकाउंटिंग ईयर के एंड में, यानी कि क्लोजिंग डेट को प्रॉफिट 2 लाख का है, आराम से 2 लाख की फिगर लिखो। बिगनिंग की डेट को प्रॉफिट में 1,50,000 रुपए का बैलेंस है, इसको भी थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, लेकिन बैलेंस एंड ऑन दिस डेट, ये जरा ठीक कर लेना, एंड बैलेंस ऑन वन 4/2018, ठीक है। बैलेंस आपको बिगनिंग की डेट के ही गिवन है, क्वेश्चन में जो बैलेंस दिए होंगे वो बिगनिंग की डेट के ही दिए होंगे, ठीक है। तो बिगनिंग की डेट को बेटे बैलेंस जो है वो 1,50,000 है। तो इसका मतलब, ध्यान से सुने, इसका मतलब है अब की बार ड्यूरिंग द ईयर, ये कौन सा पीरियड है? ड्यूरिंग द ईयर का पीरियड है, ये ड्यूरिंग द ईयर का पीरियड है। तो इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर के पीरियड में कितने प्रॉफिट कमाए गए? 50,000 के प्रॉफिट कमाए गए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। अब पिछली बार तो ये 50,000 के जो प्रॉफिट थे पूरे के पूरे रेवेन्यू नेचर के माने, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में ड्यूरिंग द ईयर का पीरियड पूरा का पूरा 12 महीने का पीरियड पोस्ट पीरियड था। पर अब की बार तो ये पोस्ट पीरियड नहीं है ना बेटे, तो अब की बार ये जो पीरियड है ड्यूरिंग द ईयर का जो पीरियड है, इसमें से 9 मंथ्स
का पीरियड जो है वो पोस्ट है, तो इसलिए 9 मंथ्स के प्रॉफिट तो रेवेन्यू नेचर के होंगे और 3 मंथ्स के जो प्रॉफिट होंगे वो कैपिटल नेचर के होंगे। तो जब भी हम मिड ईयर परचेज में जब एक्विजिशन होगी, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर के पीरियड में जब एक्विजिशन होगी, तो इस बात का ख्याल करना है कि ड्यूरिंग द ईयर के पीरियड में जो प्रॉफिट कमाए जाएंगे उसमें से भी कुछ प्री होंगे और कुछ पोस्ट होंगे। यानी कि 50,000 का 3/12 अगर मैं कर दूं तो डेट इज इक्वल टू 1/4, यानी कि 12,500। तो ये 12,500 रुपए के जो प्रॉफिट है इसको मैं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कहूंगा। ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट माने जाएंगे और ये कैपिटल नेचर के होंगे। और 50,000 का 9/12 अगर मैं कर दूं तो 9/12 विल बी इक्वल टू 37,500 एंड इट विल बी ट्रीटेड एज पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। यानी कि सब्सिडियरी कंपनी के जो ये टोटल प्रॉफिट 2 लाख के दिए हैं, उस 2 लाख के प्रॉफिट में से कितने प्रॉफिट कैपिटल नेचर के हो गए? एक तो ये जो 1,50,000 के प्रॉफिट है ये तो हैं ही कैपिटल नेचर के, और ये वाले प्रॉफिट भी कैपिटल नेचर के हो गए 12,500। केवल ये वाले प्रॉफिट रेवेन्यू नेचर के हो गए। ये ध्यान में रखना है। बात समझ में आ गई? तो अब ये ज्यादा क्लियर होना चाहिए। इसी तरीके से अब एनालाइज करेंगे जनरल रिजर्व को। जनरल रिजर्व को एनालाइज करा, जनरल रिजर्व ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। जनरल रिजर्व ऑफ सब्सिडियरी कंपनी को एनालाइज करा, तो जनरल रिजर्व को एनालाइज करने के लिए भी फिर तुमने वही तरीका अपनाया। पहले तो देखो बैलेंस शीट के एंड में, यानी कि बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व सब्सिडियरी कंपनी का कितना है? सर 1 लाख है। वेरी गुड। बिगनिंग की डेट को 1/4/2018 को जनरल रिजर्व में 75,000 का बैलेंस है। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर के पीरियड में जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर हो गया? सर 25,000 रुपये ट्रांसफर हो गया। लेकिन ड्यूरिंग द ईयर का जो पीरियड है उसमें से कुछ प्री है, कुछ पोस्ट है। तो 25,000 में से प्री एक्विजिशन 3 महीने का हो जाएगा। तो पहले 3 महीने का 3/12 1/4 कितना आ जाएगा बेटे? 1/4 अगर हम करें तो 1/4 विल बी इक्वल टू 25,000 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 6250। तो 6250 तो 1/4 हो गया। फिर पोस्ट एक्विजिशन 25,000 का 9/12 18,750। यानी कि जो जनरल रिजर्व है सब्सिडियरी कंपनी का 1 लाख, उस 1 लाख में से इतना तो कैपिटल नेचर का हो गया, ये भी कैपिटल नेचर का हो गया, और ये केवल रेवेन्यू नेचर का हो गया। यानी कि मिड ईयर परचेज के केस में ड्यूरिंग द ईयर में जो ट्रांसफर करा उसमें से भी कुछ कैपिटल नेचर का होगा, कुछ रेवेन्यू नेचर का होगा। ये करने के बाद अब हम एनालिसिस पर आ जाते हैं। आइए जी, एनालिसिस टेबल में नजर आ रहा है। तो एनालिसिस अब हमने करा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो ओपनिंग बैलेंस है ये तो कैपिटल नेचर का होता ही है, 1,50,000। इसी तरह जनरल रिजर्व जो ओपनिंग बैलेंस होता है ये भी कैपिटल नेचर का है ही। उसके अलावा अब इस क्वेश्चन में प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ये है 50,000 में से इतना प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है, ये भी कैपिटल नेचर का माना जाता है। और पोस्ट
प्री एक्विजिशन जनरल रिजर्व भी लिख ही लो। प्री एक्विजिशन जनरल रिजर्व 25 में से 3 महीने का 6250 का ये प्री एक्विजिशन जनरल रिजर्व है। ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है, ये भी कैपिटल नेचर के हैं। तो कैपिटल नेचर के प्रॉफिट इतने हो गए पोस्ट नेचर के। अब पोस्ट नेचर के जो प्रॉफिट है वो केवल 37,500 है और पोस्ट एक्विजिशन के जनरल रिजर्व जो हैं वो 18,750 है। 18,750 है, करेक्ट। अब आप चाहो तो इनको इकट्ठे ऐड कर लो या अलग अलग कर लो, बात एक ही है। बल्कि फायदा किस में रहता है, आप पहले इनको इकट्ठे ऐड कर लो। इकट्ठे ऐड करने में आपको बार बार डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। समझ में आ गया? $6,250 प्लस 12,500 प्लस 75,000 प्लस 1,50,000। तो ये टोटल कैपिटल नेचर के प्रॉफिट 243750 हो गए। तो टोटल कैपिटल नेचर के प्रॉफिट्स और रिजर्व्स में होल्डिंग कंपनी का हिस्सा तो इतना हो जाएगा और माइनॉरिटीज का हिस्सा इतना हो जाएगा। माइनॉरिटीज का हिस्सा 48,750। तो बेटा आप अलग अलग डिवाइड करोगे तब भी वो इतना ही आएगा, या इकट्ठे ही कर लोगे तब भी इतना ही आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो होल्डिंग कंपनी को कैपिटल नेचर का इतना बेनिफिट मिला। अब जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है 37,500, उसमें माइनॉरिटीज का हिस्सा 7,500 है और इनका हिस्सा 30,000 है और 18,750 के जो रेवेन्यू नेचर के जनरल रिजर्व है उसमें माइनॉरिटीज का हिस्सा 3750 है और हमारा हिस्सा जो है वो इतना है। तो रेवेन्यू नेचर के जो रिजर्व्स और प्रॉफिट्स हैं उसमें माइनॉरिटीज को कितना मिला, वो इतना मिला 11,250। बस अब हमने 7 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट के लिए पे करा, मुझे 4 लाख रुपए की कैपिटल मिली और मुझे कैपिटल बेनिफिट्स इतने मिले। अब की बार कैपिटल बेनिफिट्स का टोटल 1,95,000 हो जाएगा होल्डिंग कंपनी का, और जो माइनॉरिटी का है वो माइनॉरिटी में चला जाएगा 48,750। ये अभी तुम देख नहीं पा रहे हो स्क्रीन पे, वो अभी मैं बता दूंगा, मैंने वैसे माइनॉरिटीज में लिख दिया है। अब जो रेवेन्यू नेचर के प्रॉफिट है, ध्यान से देखो इससे और क्लियर होगा। ये 30,000 बैलेंस शीट में मैं ऐड कर दूंगा, अभी तुम्हें नजर नहीं आ रहा है स्क्रीन में, लेकिन मैं बैलेंस शीट में ऐड कर दूंगा। इसी तरह जो 15,000 का जनरल रिजर्व है मैं जनरल रिजर्व में ऐड कर दूंगा, और ये जो माइनॉरिटी के हैं ये माइनॉरिटी में फिक्स हो जाएंगे 11,250। करेक्ट। अब की बार गुडविल में अब डिफरेंस आ जाएगा थोड़ा सा, तो 7 लाख माइनस 5,95,000, तो 1,05,000 गुडविल आ जाएगी। अभी भी गुडविल आ रही है, तो इस तरीके से इसको करेंगे। आइए इसकी बैलेंस शीट भी फटाफट बना लें, वैसे बैलेंस शीट में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। ये देखो बेटे, जो मैं कह रहा था रेवेन्यू नेचर के जो माइनॉरिटी, पहले तो कैपिटल नेचर का मैंने यहां ऐड कर दिया माइनॉरिटीज में, और ये दोनों का टोटल मैंने यहां ऐड कर दिया। जो होल्डिंग का हिस्सा था वो होल्डिंग में ऐड कर दिया, जनरल रिजर्व यहां पर ऐड कर दिया। तो अब तुम्हारी बैलेंस शीट का टोटल ये आ जाएगा 4,30,000, 3,15,000, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 460 ही रहेगा। लायबिलिटीज आ गई, बस गुडविल में फर्क आ जाएगा। गुडविल जो आपकी आ जाएगी अब की बार गुडविल है 1,05,000। खैर मेन पॉइंट जो मैंने तुम्हें बताना था वो ये कि जब पोस्ट एक्विजिशन यानी कि मिड ईयर में हम एक्वायर करेंगे तो तब क्या सिचुएशन होगी, ये तुम्हें समझ में अच्छी तरह से आना चाहिए। ठीक है बेटे। तो
इस सेशन को मैंने अभी यहीं रैप अप करा, इसके आगे की चर्चा नेक्स्ट सेशन में मैं करूंगा, ठीक है।